जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई में अपने। तो आइए बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 9, 10, 11 एंड 12, कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 4 जो क्लासेज हैं बच्चों, इनका हिंदी जो सब्जेक्ट है, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। डे बाय डे, प्रतिदिन बच्चों आपको वीडियोज प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आइए आप जुड़ जाइए इस चैनल से और अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रांग बनाइए और हिंदी विषय को लेकर सजग होइए और निरंतरता बनाइए। इसीलिए बच्चों यही कारण है कि हम निरंतर आपको पर डे आपको वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका हिंदी विषय स्ट्रांग हो सके और आप परीक्षा तक बहुत अच्छे से हिंदी विषय ना कि बल्कि ना के सिवाय और भी आप मतलब हिंदी विषय तो आप अच्छा कर ही पाएंगे, इसके सिवाय और अन्य सब्जेक्ट को भी अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों सारे विषय हमारे हिंदी पर ही डिपेंड होते हैं। मैथ को छोड़ दिया जाए तो मैथ में फार्मूला पे आप फोकस करिए, सूत्र पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन जो और अन्य विषय हैं बच्चों हमारे सब हिंदी ही हैं। अगर हमारा हिंदी स्ट्रांग हो गया ना, तो हम और अन्य विषय में भी 8-10 नंबर एक्स्ट्रा ही करके आएंगे, क्योंकि हिंदी को अच्छे से पढ़ना, समझना और लिखना भी जरूरी है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ आपको पिछले क्लासेज में थोड़ा एक नज़र आप देख लीजिए कि पिछले क्लासेज में हमने छायावाद और छायावादोत्तर काले को अच्छे से देखा था। उनसे संबंधित हमने कवि को और उनकी रचनाओं को देखा था। तो आइए बच्चों, अब हम इस क्लास में परगतवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और समझते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य का जो विकास है वो प्रगतिवाद में किस रूप में हुआ और किस तरह से हमारे समाज में हिंदी को लेकर या सामाजिक समस्याएं, जो राजनीतिक समस्याएं थी, जो सांस्कृतिक अवधारणाएं थी, ये सब कैसे कवियों ने अपने कविता में के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया। तो आइए चलिए बच्चों, हम प्रगतिवाद के सिर को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ जाते हैं। देख लें, हमने जयशंकर प्रसाद को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। देखिए हमने कल इस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। देखिए अब यहाँ जो प्रगतिवाद युग रहा बच्चों, इसमें जो स्वच्छंदतावादी जो काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं बच्चों, तो आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कवि को और उनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं, फिर जो ये क्या कहते हैं मुख्य बिंदु है बच्चों, फिर हम इसको मुख्य बिंदु को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ये देखिए, आइए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और ये प्रारंभ करते हैं लेखक और उनसे संबंधित। चलिए 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिजिटल है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समस्या आ ही जाती है। चलिए अब आइए बच्चों, हम सबसे पहले लेखक और उनकी रचनाओं को देखेंगे। एक बात और बच्चों, जब हमारा ये क्या कहते हैं, ये हमारा उद्देश्य जो कंप्लीट करने का, कोर्स कंप्लीट करने का, जब ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तब फिर हम आपको ये जो लेखक हैं और लेखक से संबंधित जो इनकी रचनाएं हैं बच्चों, ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको अवश्य याद कराएंगे। इसको बिल्कुल आप ध्यान में बनाए रखिएगा। और ऐसा पहली बात तो हम इसको याद कराएंगे एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले ही, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ बच्चों, हम गद्य साहित्य को कंप्लीट कर चुके हैं और पद्य साहित्य की ओर हम बढ़ ही रहे हैं। आपका जो क्लास 12 है, और बच्चों उधर हमने पद्य जो है, कविता है, लेखक जो कवि लोग हैं, उनको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। लगभग सारे जो कवि हैं और उनकी कविता हैं, रचनाएं हैं, सब कुछ हमने समझ लिया है। कुछ जो 1-2 साहित्यिक हिंदी के हैं वो भी हम समय निकाल के कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद बच्चों हम कथा साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं। कथा साहित्य में कहानी को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नाटक की ओर बढ़ेंगे, उसको पढ़ लेंगे, और उसके बाद में फिर हम व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, और उसके बाद संस्कृत का जो भाग है उसको हम पढ़ते हुए फिर प्रश्नोत्तर को हल करते हुए, और उसके बाद बच्चों ये हम सारी चीजें लगभग 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद, और फिर अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला निरंतर प्रारंभ हो जाएगी और उसी के माध्यम से A to Z आपको 101% चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। 90+ आप मार्क लेके आएंगे, श्योर रहिए आप। इस चीज को आप भी दृढ़ संकल्प कर लीजिए और निरंतरता बनाइए पढ़ाई को लेकर बच्चों। तो आइए अब हम ये देखिए रचनाओं को पढ़ते हैं
थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं सुविधा के लिए अपने। ये कवि हैं बच्चों, ये इनकी रचनाएं हैं। अब आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इस पेन को हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा हो जा रहा है। ये देखिए, श्रीधर पाठक को सबसे पहले पढ़ते हैं और इनकी रचनाओं को समझते हैं। कश्मीर सुषमा 1904 में इनकी प्रकाशित हुई है। देहरादून 1915 में। भारत गीत 1928 में। और बच्चों फिर कालिदास का ऋतु संहार, ये क्या है? अनुवाद है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या है ये? अनुवाद है। कालिदास का ऋतु संहार। गोल्ड स्मिथ के हरमिट का भी अनुवाद इन्होंने किया है। किसका? गोल्ड स्मिथ का हरमिट को भी इन्होंने अनुवाद किया है हिंदी भाषा में। और उसके बाद ये देखिए, कालिदास का ऋतु संहार का भी इन्होंने अनुवाद किया है। आइए बच्चों, थोड़ा सा हम पेन को भी छोटा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कश्मीर सुषमा हमने देखा, देहरादून, भारत गीत, और ये अनुवाद में देखिए बच्चों कौन कौन सा अनुवाद है। कालिदास का ऋतु संहार है, गोल्ड स्मिथ के हरमित का अनुवाद है, और एकांतवासी योगी गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का अनुवाद इन्होंने उजड़ गांव किया है। नाम देखिए बच्चों, जो उन्होंने हरमिट का नाम दिया एकांतवासी योगी, और उसके बाद डेजर्ट विलेज का नाम दिया है उजड़ गांव, और गोल्ड स्मिथ के थोड़ा सा छोटा करेंगे बच्चों, ट्रेवलर, ये देखिए द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के रूप में किया है इन्होंने, पथिक ट्रेवलर। तो अब देखिए बच्चों, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपके सिलेबस की दृष्टि से, पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये आ गया है। हरिवंश राय बच्चन को पढ़ लीजिए। इनका जन्म बच्चों 1907 में होता है, 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सीरियल वाइज आ जाता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, और बुध और नाच घर। बच्चों तिर भंगिमा, 4 खेमे, चौखट खूंटे, और 2 चट्टाने, और क्या कहते हैं, जाल समेटा। ये सब बच्चों इनकी रचनाएं हैं। और इन्होंने 4 आत्मकथाएं भी लिखी है। बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, और नीड़ का निर्माण फिर। ये इनकी 4 आत्मकथाएं हैं बच्चों, याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछेगा, हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से हल कराएंगे आपको। अब देखिए बच्चों, रामेश्वर शुक्ल अंचल को पढ़ लेते हैं। मधुलिका इन्होंने लिखा है, रामेश्वर जी ने। मधुलिका, अपराजिता, करील, किरण बेला, लाल चूनर, विराम चिन्ह, वर्षांत के बादल, ये सब किसके हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल के हैं। अब नरेंद्र शर्मा को भी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए नरेंद्र शर्मा, सूल फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, नरेंद्र शर्मा का ही है। कामायनी बच्चों जयशंकर प्रसाद की है। कामनी नरेंद्र शर्मा की है। हंसमाला, रक्त चंदन, अग्नि शस्त्र, कदली वन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, और उत्तर जय, ये सब क्या कहते हैं, ये नरेंद्र शर्मा का है बच्चों। अब आइए इनके प्रमुख बिंदु को भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों आप क्लास 12 में हो और चीजें कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप हर तरह से तैयार रहें। चलिए प्रमुख बिंदु को हम लोग पढ़ते हैं। इनकी कविता विषय है देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण। ये क्या बताना चाहते हैं बच्चों? ये बताना चाहते हैं, जो हमारे कौन हैं, श्रीधर पाठक के बारे में बता रहे हैं। इनकी विशेषता बता रहे बच्चों कि इनकी जो कविता है उसमें देश प्रेम की भावना है, समाज के सुधार के प्रति जागरूक किया है इन्होंने, और प्रकृति का भी चित्रण किया है। अब देखिए बच्चों, ये हरिवंश राय बच्चन मधु काव्य पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है, इन पर लक्षित होता है। प्रेम और मस्ती का काव्य, वैयक्तिक अनुभूतियों का चित्रण इन्होंने किया है अपनी कविता में, और प्रणय अनुभूति की मधुर अभिव्यक्ति भी की है, और सरल भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। अब देखिए बच्चों, मानसल प्रेम की कविताएं परतवर्ती, देखिए ये कौन है, एक बार देख लेते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल के बारे में इनकी प्रमुख बिंदु को समझते हैं बच्चों हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पर, मानसल प्रेम की कविताएं काव्य में प्रगतिवादी भावना है,
शारीरिक प्रेम की प्रधानता उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, रामेश्वर की कविता में। अब देखिए बच्चों, विरह की आतुरता है इनके, और सहज सरल कविता का पक्षधर है। ये कौन है देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए नरेंद्र शर्मा की बात हो रही। अब आइए बच्चों हम लोग प्रगतिवादी, ये देखिए प्रगतिवादी के प्रमुख जो कवि हैं और उनकी रचनाओं को देखते हैं। थोड़ा सा ये छोटा होता जाएगा, इसी तरह से हम घुमा घुमा के आपको पढ़ाते रहेंगे। देखिए बच्चों, अंचल की कविताओं को देख लीजिए। सबसे पहले अंचल को देखते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल। यहाँ पर मधुलिका अपराजिता, ये रचनाएं हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल की। किरण बेला, करील, और बच्चों लाल चूनर, देखिए बरसात के बादल, ये सब इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं। प्रगतवादी हैं ये सब बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी कवि नहीं है। 4 ऑप्शन रहेगा, 3 में से, इनमें से 3 को किसी एक को दे देंगे और किसी अन्य युगवादी छायावाद को दे देंगे, या भारतेंदु को एक अलग दे देंगे। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी हैं। तो 3 नहीं रहेंगे बच्चों, 1 रहेंगे, उस पर आपको टिक लगाना रहेगा सही। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे और रचनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए केदारनाथ अग्रवाल को देखते हैं। इनकी क्या रचनाएं हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, अग्रवाल कहते हैं। केदारनाथ, केदारनाथ कहते हैं क्या, केदारनाथ आप जाएंगे तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, वहां दर्शन करेंगे केदारनाथ का। नींद के बादल, युग की गंगा बह रही है, कहाँ, केदारनाथ में, उत्तराखंड। जाइए बच्चों, देखिए अब कल्पना कीजिए आप। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक ऐड करेंगे, हमारे दिमाग में आ रहा है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। बाकी एग्जाम के पहले हम आपको सारे, जब जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे लेखक और उनकी रचनाओं को एकदम सरल भाषा में जोड़कर, लिंक करके, ऐड करके किसी ना किसी चीज से, और आपको हम याद करने के लिए तैयार कर देंगे, और आप पूरा याद भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहाँ पर, केदारनाथ में। और नींद के बादल चारों तरफ छाए हुए हैं। जब वहां का मनोहर दृश्य देखते हैं तो नींद आने लगती है। बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य है, शांत वातावरण है। लोक और आलोक, लोक और आलोक के वहां दर्शन होते हैं। वो लोक परलोक, आलोक को परलोक जोड़ दीजिए बच्चों, लोक और परलोक के वहां दर्शन होते हैं। फिर देखिए बच्चों, आग का आईना, गुल मेहंदी, चारों तरफ मेहंदी के फूल लगे हुए हैं। पंख और पतवार, यह मेरी तुम है, मेरी तुम है, मेरी तुम, यहाँ पर बच्चों। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। उसके बाद अपूर्वा, जमुन जल तुम, अपूर्वा तुम जमुन जल हो, ये कहते हैं हे मेरी तुम हो, अपूर्वा तुम जमुन जल हो, तुम मेरी हो और तुम जमुन जल हो। कहे केदार खरी खरी, केदार जी खरी खरी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुल मेहंदी, बोल बोल अबोल, बोल बोले अबोल, जिनको बोलना भी नहीं आता वो भी बोल बोल रहे हैं। जो सिलाएं तोड़ती हैं वो भी बोल बोल अबोल बोले बोली बोलती हैं। जो बोलने के लायक भी नहीं है, जो सिलाएं तोड़ते हैं वो भी बोली बोलते हैं। पुष्पदीप, आत्मगंध, पुष्पदीप से आत्मगंध की सुनहरी सुगंध आती है। अनहारी हरियाली फैली हुई है केदारनाथ में, और खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, खुली आंखें और खुली डैने देखकर क्या कहते हैं, केदारनाथ का जो दृश्य है देखकर वहां आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। चारों तरफ गुल मेहंदी के सुगंध फैले हुए हैं। नींद के बादल छाए हुए हैं। युग की गंगा बह रही है, गंगा वहीं से बहती है ना बच्चों, केदारनाथ उत्तराखंड। तो युग की गंगा बह रही है वहां पर जब आप दर्शन करेंगे तो लोक और परलोक, लोक आलोक बच्चों को, लोक और परलोक दोनों का दिव्य दर्शन होगा। आग का आईना, जब आप आईना वहां पर देखेंगे तो पंख और पतवार, चारों तरफ आग का आईना इस प्रकार जल रहे हैं कि पंख और पतवार से कहाँ चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं बच्चों, ये मुंबई चले आते हैं। दिमाग लगाइए, मुंबई चले आते हैं, वहां किसी से मुलाकात होती है तो कहते हैं कि हे मेरी तुम हो, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी की अपूर्वा तुम जमुन जल हो। देखिए बच्चों, इसी तरह से हम और ऐड करके अच्छे से आपको याद कराएंगे। फिलहाल दिमाग में इतना आ रहा था जो हमने आपको जोड़ा है, आप खुद का भी तर्क लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बच्चों, नागार्जुन की कविता को भी हम देख लेते हैं। ये देखिए नागार्जुन है, 1911 में जन्म होता है इनका और 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए बच्चों, इनको भी देख लेते हैं। इन्होंने युगधारा लिखा है, युगधारा, युगवाड़ी सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। बीड़ा
पल्लव और युगवाड़ी ये सुमित्रा नंदन पंत का है, लेकिन बच्चों युग धारा आपका ये नागेंद्र का है। ये देखिए नागार्जुन का है। प्रगतवादी कवि हैं ये सब। सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, देखिए हजार हजार बाहों वाली, इस देखिए बच्चों, इस गुब्बारे की छाया में तुमने कहा था, क्या कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और भूमिजा भूमिजा प्यासी पथराई आंखें, और तालाब की मछलियां, रत्न गर्भा भस्मांकुर, ये सब नागार्जुन की बच्चों रचनाएं हैं। आइए रागे रागों को भी देख लेते हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्रगतिवादी कवि हैं सब लोग। कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको अवश्य याद कराएंगे। इसको तो हम अलग से याद ही करवाएंगे। प्रगतिवादी कवि को जो मतलब काल विभाजन के अनुसार बच्चों जो प्रगतिवादी कवि हैं उनको अलग से याद आपको कराएंगे। तो अब देखिए रागे रागों को पढ़ लेते हैं हम। ये देखिए अजय खंडहर, क्या अजय खंडहर, और क्या है आगे बढ़ते हैं, मेधावी पांचाली, मेधावी पांचाली, और देखिए बच्चों थोड़ा सा राह के दीपक और पिघलते पत्थर। ठीक, ये आपके किसके हैं? तो रागे रागों के हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रागे रागों की सारी रचनाएं हैं। अजय खंडहर, मेधावी पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, ये सब। अब शिवमंगल सिंह सुमन को देख लेते हैं बच्चों। ये सब प्रगतवादी कवि हैं। हिल्लोल पर आंखें भरी नहीं भरी, हिल्लोल पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात, एशिया जाग उठा। थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, पर आपको ये याद होगा अवश्य, दोहराते रहिएगा आप। जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सृजन, प्रलय सृजन, ये सारा शिवमंगल सिंह सुमन का है बच्चों। अब त्रिलोचन शास्त्री को पढ़ लेते हैं इनका। धरती दिगंत शब्द ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ। और उसके बाद में अर्धान, गुलाब और बुलबुल, फूल नाम है एक चैती, ये देखिए चैती। और उसके बाद बच्चों ये देखिए सबका सपना, सबका अपना आकाश, सबका अपना आकाश और अमोला, सबका अपना आकाश और अमोला। अब इसी प्रकार से बच्चों हम लोग ये देखिए, अब एक बार थोड़ा सा छोटा करके आपको संपूर्ण दिखा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके बच्चों आप लोग रख लीजिए और इसको ऐसे निरंतर दोहराते रहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रयोगवाद की तरफ। अभी हमने किसको पढ़ा? प्रगतिवाद को पढ़ लिया। थोड़ा प्रयोगवाद का भी जिक्र कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए प्रयोगवाद में क्या है, ये फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित है। प्रयोगवाद व्यक्तिवाद की परिणत घोर अहमवादी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, उच्छृंखल एवं असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई है। फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से इसको हम समझते हैं, बार बार समझेंगे जब तक समझ में ना आए। प्रयोगवाद में क्या है बच्चों, ये 1943 से 1953 तक चलता है। तो इसमें क्या है, ये फ्रायड के मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है, अहम और अहम परा अहम, ये है ना बच्चों इनका फ्रायड का अहम परा अहम, तो उन्हीं से ये प्रभावित है प्रयोगवाद। व्यक्तिवाद की परिणत घोर अहमवादी हैं। व्यक्तिवाद की परिणति है यहाँ पर घोर अहमवादी, अहम भावना अधिक है, स्वार्थ के प्रति प्रेरित है, स्वार्थी हैं, असामाजिक है, सामाजिक नहीं है, उच्छृंखल अर्थात उदंड हैं, असंतुलित मनोवृत्ति के अर्थात मनोवृत्ति जो उनकी है, भावनाएं जो है वो संतुलित नहीं है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यह काव्यधारा सच्चिदानंद हीरानंद वासयायन अज्ञे के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। वर्ष 1943 में अज्ञे द्वारा तार सप्तक प्रकाशित हुई। अज्ञे मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचबे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा शामिल थे। अज्ञे द्वारा लिखित रचित एतेलम, हरी घास पर क्षणभर आदि मुख्य काव्य संग्रह हैं। अब देखिए बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित नाश और निर्माण काव्य संग्रह रचना है त्रिलोचन धरती। त्रिलोचन धरती, त्रिलोचन ने धरती को लिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा गिरिजा कुमार माथुर देखिए बच्चों, ये नाश और निर्माण को ये लिखे हैं। आज्ञे ने एतेलम, हरी घास पर क्षण भर
और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। आगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके जीवन परिचय को देख लीजिएगा और इनके द्वारा जो रचित हिरोशिमा है उसको आप पढ़ लीजिएगा, आज्ञे जी द्वारा रचित। और भी है हिरोशिमा के साथ साथ, उन सबको आप एकदम तैयार करके रखिएगा, एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं बन जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। ये देखिए केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा लिखे हैं, अभी हमने पढ़ा है। ये मुख्य काव्य संग्रह रचना है इनकी, मतलब काव्य संग्रह है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे काव्य इकट्ठा हैं, संग्रहित हैं। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक भवानी प्रसाद। अब ये दूसरे सप्तक के बाद तार सप्तक की बात हो रही है। इसमें कौन कौन है देखिए बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंतला माथुर हैं और हरिनारायण व्यास हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती हैं, दूसरे तार सप्तक में। अब तीसरा तार सप्तक देखिए बच्चों 1959 में आता है। ये प्रयाग नारायण त्रिपाठी इसमें है, कीर्ति चौधरी है, मदन वासयान, केदारनाथ सिंह भी है इसमें, और कुंवर नारायण बच्चों और विजय देव, नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस तीसरे तार सप्तक में है। अब आप देखिए बच्चों तार सप्तक को आप याद कैसे करेंगे। पहला दूसरा तीसरा तार सप्तक पहला कब आया था बताइए? 1943 में आया था ना, पहला 1943 में आया था। अब इसमें 8 जोड़िए, ये पहला तार सप्तक की बात हो रही है। अब इसमें 1 4 1 5 1951 में आपका दूसरा तार सप्तक आ जाता है। ये देखिए लिखा भी है, हम ट्रिक आपको बता रहे हैं याद करने का बच्चों। ये देखिए अब फिर आप 8 ऐड कीजिए तो तीसरा तार सप्तक देखिए, अभी पढ़ा नहीं आपने 1959 में, ये तीसरा तार सप्तक आ जाता है। अब आप चौथा तार सप्तक कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर 8 आपने ऐड किया और यहाँ पर देखिए बच्चों 8 ऐड किया, 8 8 16 हो गया ना, 16 में और 4 ऐड कीजिए 20 हो गया। अब आप 1959 में बच्चों 20 और ऐड कर दीजिए, ये आपका चौथा तार सप्तक आ गया 1969। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हम आपको ट्रिक याद कराने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि आपको किसी तरह से चीजें याद हो जाए। ये चौथा तार सप्तक का डेट हो गया। तो आपका पहला तार सप्तक कब आया? 1943 में। उसमें आपने 8 जोड़ दिया तो दूसरा तार सप्तक आ गया 1951 में। फिर आप उसमें 8 जोड़ दिए तो 1959 में तीसरा तार सप्तक आ गया। फिर आपने उसमें 20 ऐड कर दिया तो आपका चौथा तार सप्तक आ गया बच्चों। इसी तरह से आपको याद करना रहेगा। चलिए अब इसको हम इरेज पहले कर देते हैं, फिर चीजों को एक बार फिर से समझते हैं। आपने समझ लिया केदारनाथ अग्रवाल को युग की गंगा है, काव्य संग्रह है। दूसरा तार सप्तक में भवानी प्रसाद, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर और नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती हैं। तीसरा तार सप्तक आता है बच्चों, ये डेट आप याद करिएगा। तीसरे तार सप्तक में आपके प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वासयान, केदारनाथ सिंह, कुंवर अग्रवाल और विजय देव, नारायण शाही है बच्चों। अब ये देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीसरे तार सप्तक की बात हो रही है। चौथा तार सप्तक हमने आपको डेट निकालने का तरीका बता दिया, 2-4 बार इसको देखते रहेंगे और ऐसे डेट निकालते रहेंगे, याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आप आज्ञा जी का कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। अब देखिए अवधेश कुमार है, चौथे तार सप्तक की बात हो रही है। अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजे और श्री राम वर्मा और बच्चों राजेंद्र किशोर, ये सब शामिल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। व्यक्तिवाद की चरम पर परिणत अहमवाद परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार है। यहाँ पर अहमवादिता है, अहम भावना है, परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार हो रहा है। जो पारंपरिक तरीके से जो नियम थे, मूल्य थे, उसको नहीं अपना रहे हैं। जीवन आदर्शों के प्रति अनास्था हो गई है, मतलब आस्था समाप्त हो रही है यहाँ के इस समय के मानव के। और सामाजिक और आर्थिक वैषम्य के कारण कुंठा और वेदना से ग्रस्त हो रहे हैं और आदि प्रवृत्तियां यहाँ की प्रमुख हैं। अब एक पॉइंट और फिर समझते हुए चल रहे हैं बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा इसमें और पढ़ लीजिए। इस काल में बौद्धिकता के कारण कविता में अतिशय दुरूहता एवं क्लिष्टता विद्यमान रहती है। इस काल में बृहद मानव के जीवन पर आम आदमी की महत्ता प्रतिपादित हो रही है।
इस काल में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश द्वारा नकेनवाद की स्थापना हुई। नकेन देख लीजिए, नलिन से ना और केसरी से के और फिर नरेश से ना ले लीजिए, नकेनवाद की स्थापना हो रही है इस युग में बच्चों। प्रयोगवादी बात हो रही है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देख लीजिए आज की क्लास का। ये देखिए बच्चों, स्वच्छंदता काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं और प्रमुख बिंदुओं को भी हमने समझा। उसके बाद प्रगतवादी कवि और उनकी रचनाओं को हमने देखा। और फिर बच्चों हमने पढ़ लिया प्रयोगवाद, जो कि 1943 से 1953 तक चलता है। अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ये देखिए, प्रयोगवादी जो कविता है और उनकी कविता के कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें से आप अज्ञे जी का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा, आपके पेपर में कहीं ना कहीं छप जाएंगे कुछ ना कुछ, चाहे एक ही नंबर का आए, चाहे जीवन परिचय आए, चाहे इनकी पंक्ति लिखा हुआ आ जाए, अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा बच्चों। तो चलिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, जी हाँ, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें। अब बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।